ऑल राइट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के नए चैप्टर का, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप वेक्टर अलजेब्रा के कम से कम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आज के वीडियो को आप गौर से देखेंगे, अच्छे से इसको नोट्स बनाएंगे, तो इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा और वो एक्सरसाइज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए चलिए एक्स्ट्रा टाइम ना लेते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेक्टर अलजेब्रा जो है उसमें हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए वेक्टर कहते किसे, वेक्टर्स होता क्या है। तो वेक्टर्स का मतलब होता है, देखिए वेक्टर्स का मतलब होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर्स दोज फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली अब मैं फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में ज़्यादा है। दोज फिजिकल क्वांटिटी whose those physical quantity which has both magnitude and direction are known as वेक्टर्स। ठीक, अब इसका एग्जांपल आप समझिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम वेक्टर्स को बता सकते हैं कि वो वेक्टर है। अच्छा देखिए, वेक्टर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या मतलब है मैग्नीट्यूड का, क्या मतलब है डायरेक्शन का, ये भी समझिए। देखिए, मान लीजिए कि मुझे मैंने आपको कहा कि आपको स्कूल जाना है, ठीक, तो आप स्कूल कैसे जाओगे? या तो आप स्कूल जाओगे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, घर से निकले और आपका स्कूल यहाँ पे, बड़ी सी बिल्डिंग है स्कूल की, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका स्कूल है DAV, ठीक है, DAV स्कूल है। यहाँ पे आपका एंट्री हाउस है, ये आपका स्कूल है। और आपका जो रास्ता है वो ऐसा होता हुआ, ऐसा घूमता हुआ फिर ऐसे करके जाता है। क्यों ऐसा जाता है? क्योंकि बीच में आपका हो सकता है कि पेड़ हो, यहाँ पे जंगल हो, नदी नाले हो, कुछ हो, ठीक है, या हो सकता है कि यहाँ पे आपका मान लो कि कोई दूसरा घर हो, ठीक। तो यानी कि ये रास्ता आपका मुड़ता हुआ जाता है, घूमता फिरता हुआ जाता है, आपको काफ़ी समय लगता है इस रास्ते से, ठीक है, स्कूल पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। तो ये जो रास्ता है ना, इसको कहते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, और इसको वास्तविक दूरी भी कहा जाता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, या तुम आप कह सकते हो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नॉन एज डिस्टेंस, वेयर एज the shortest distance traveled by body to cover initial and final position is known as displacement। तो ये रास्ता जो हमें देगा वो हमें देगा क्या? वो हमें देगा डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस मतलब वास्तविक दूरी। और इस स्कूल की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से डायरेक्ट आप एक लाइन खींच दीजिए, ये रास्ता सबसे छोटा है, तो इस रास्ते को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए कि ये रास्ता आपका लंबा जा रहा है ना, देखिए लंबा जा रहा है, तो मान लीजिए डिस्टेंस है आपका 8 किलोमीटर है, तो ये तो इससे छोटा ही होगा, ये तो इससे छोटा होगा, तो इसको मैंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 किलोमीटर है। तो 4 क्या है? ये 4 किलोमीटर जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। 4 किलोमीटर हमारा क्या है?
मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन क्या है, मैं कह दूंगा कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है, आप स्कूल पहुंच जाओगे। तो यानी डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो है 4 किलोमीटर और साथ ही साथ दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। अच्छा, डिस्टेंस में आप कहीं डायरेक्शन दे सकते हो कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, नहीं, क्योंकि बार बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। एक बार मैंने अगर आपको बता दिया कि आपको जाना है इस घर से स्कूल, तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में आप निकल लो, 4 किलोमीटर तक आप स्कूल पहुंच जाओगे। बात समझ में आए? तो उसी तरह वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गया, तो वेक्टर को दिखाते कैसे हैं? देखिए, वेक्टर मान लीजिए आप एक दूरी को दिखा रहे हैं ए बी से, तो ऊपर में आप ऐसा अगर डायरेक्शन दे देंगे तो इसको कहते हैं ए बी वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? ए बी वेक्टर। यानी कि ए वी का ये वेक्टर है। और अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी अगर आप ऐसे कर लोगे, ए बी वेक्टर के ऊपर ऐसे बार दे दोगे तो इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये नोटेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। यानी कि अगर मैंने लिखा है 4 किलोमीटर ईस्ट, मैंने क्या लिखा है? 4 किलोमीटर ईस्ट। मान लीजिए कि ए और बी एक वेक्टर है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट आपका इनिशियल है ए और ये पॉइंट आपका फाइनल है बी। इसको कह देंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? शुरुआती पॉइंट। और इसको कह देंगे फाइनल पॉइंट, बी को कह देंगे फाइनल पॉइंट। तो यानी कि आप जब ए बी 4 किलोमीटर गए हैं और किधर गए हैं? ईस्ट की डायरेक्शन जा रहे हैं। यानी ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है मैग्नीट्यूड, और ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है डायरेक्शन। यानी दोनों चीज़ आपको होना चाहिए, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये ए बी को हम ऐसे सिंपली नहीं लिखेंगे, हम ऐसे डायरेक्शन दे देंगे कि ए बी एक क्या है? वेक्टर है। तो आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी कि वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी दोनों होता है। अच्छा, अब हम जनरल आपको बता दें कि वेक्टर को अगर आप ए वेक्टर्स दिखाते हैं तो इसमें होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉड के अंदर डालते हैं, और एक डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन को हम लोग ए कैप लिख देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि ए कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन। ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में अगर 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा ए कैप हो जाएगा। यानी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन। यानी जब भी आपको वेक्टर मिलेगा, ये दो चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा और साथ ही साथ डायरेक्शन। यानी एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि ए बी वेक्टर मैंने लिखा तो यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर और यहाँ पे ईस्ट लिख दिया। ठीक है, तो क्या बार बार मुझे ईस्ट वेस्ट ऐसा लिखना पड़ेगा? नहीं। इसको ईजी करने के लिए हमने क्या किया है? वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने ला दिया। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको समझने के लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। चलिए, इस पेज पे अब हम लोग समझेंगे कि वेक्टर को बार बार अब तो लिखने में बहुत दिक्कत होगी सर, कि हमें ईस्ट लिखना होगा, वेस्ट लिखना होगा। इस दुविधा से बचने के लिए हमने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? कि आप हमेशा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है जिसमें 3 एक्सिस हो, एक एक्स वाई एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो और एक जेड एक्सिस हो। इसे हम 3 डायमेंशन स्पेस भी कहते हैं। 4 डायमेंशन में टाइम भी आ जाता है। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इधर क्या होगा? माइनस एक्स होगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, ये अगर मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है तो उधर क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस होगा। अच्छा, ये आपका अगर मान लीजिए जेड एक्सिस है तो इधर क्या होगा? माइनस जेड होगा। अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो हम दिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं आई कैप से। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस का दिशा होता है आई कैप, वाई एक्सिस का दिशा होता है जे कैप, और जेड एक्सिस का दिशा होता है के कैप। ये आपको याद रखना है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो होता है, इस आई कैप को आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई कैप क्या है? सॉरी, आई जे, हाँ, जे कैप क्या है? ये हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग
वाई एक्सेस। अच्छा, और के कैप क्या है? तो के कैप हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सेस। ठीक, अब इसको कहते हैं ओरिजिन। हम लोग कभी भी ये करेंगे तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग ओरिजिन से ही सारे डिस्टेंसेस को नापें। ठीक है, सारी दूरी को हम लोग ओरिजिन से ही नापेंगे। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जाना है पी पॉइंट पे। कहाँ जाना है? मान लीजिए पी पॉइंट पे। तो वो पी पॉइंट पे कैसे जाएगा? देखिए, या तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा एक्स एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस में गया, मान लीजिए कि 1 यूनिट और 2 यूनिट, दो डिस्टेंस चला। फिर वाई एक्सेस किधर है? इधर है, यानी आप डायरेक्ट ऊपर बनाते हैं उससे बढ़िया यहाँ रहता है। चलिए मान लीजिए कि पी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए P1 लिख देते हैं। तो पी तक जाने के लिए एक्स एक्सेस में गया 2 यूनिट, वाई एक्सेस की तरफ गया वो 1 यूनिट। मान लीजिए कि वाई एक्सेस यहाँ पे 1 यूनिट वाई का है, तो वाई 1 यूनिट गया। और फिर वो जेड एक्सेस की तरफ गया, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बनाने के लिए घुमा रहा हूँ, फिर ठीक कर दूंगा। ये जेड एक्सेस की तरफ गया, फिर मान लीजिए कि 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट जेड एक्सेस की तरफ गया। तो कैसे चला वो? पहले एक्स गया, फिर वाई गया, फिर जेड गया। तो अब समझिए, ये डायरेक्ट भी ऐसे जा सकता था, ये डायरेक्ट वेक्टर। तो इस वेक्टर को दिखाने के लिए हम एरो का साइन दिखाते हैं। तो यानी कि हम अगर पी वेक्टर दिखाएंगे तो पी वेक्टर, सॉरी ये गलत है। अगर हम पी वेक्टर दिखाएंगे, थोड़ा सा हमारा ग्रिड चेंज हो गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसके लिए आपसे एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं वीडियो बनाने में, ताकि आपको व्यू अच्छा है, आपको क्लियर दिखे, नहीं तो टेढ़ा दिखेगा तो आपको ही ख़राब लगेगा कि सर सीधा सीधा लिखिए। चलिए, तो पी वेक्टर जो है वो पी वेक्टर को दिखाने के लिए मान लीजिए हम पी का नाम लिख देते हैं। सॉरी, ऊपर चला गया व्यू में। देखिए, पी वेक्टर का हम नाम लिख देते हैं। चलिए इसको काट देते हैं। हम इसमें कितना गए थे? 2 गए थे, तो एक्स एक्सेस में 2 आई कैप लिख दिए। आई कैप क्यों लिखे? कि 2 दूरी तय किए हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कितना तरफ? आई के तरफ। अच्छा, 2 आई कैप लिख दिए। फिर वाई की तरफ कितना गए? एक यूनिट गए हैं, तो हम लोग लिख दिए +1 जे कैप। जे कैप की डायरेक्शन में हम लोग 1 यूनिट गए, और के कैप की डायरेक्शन में कितना गए? फिर 2 गए, तो +2 के कैप। यानी पी वेक्टर अगर हमको लिखना हो तो पी वेक्टर दिखाएंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप +2 के कैप, ये दिखाएंगे। तो वेक्टर को दिखाने का ये तरीका होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस की दिशा में 2 यूनिट गया है, वाई एक्सिस की दिशा में 1 यूनिट गया है, और जेड एक्सिस की दिशा में 2 यूनिट गया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे आपका वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए। तो देखिए, x की दिशा में इसका मैग्नीट्यूड है 2, y की दिशा में इसका मैग्नीट्यूड है 1, और z की दिशा में इसका मैग्नीट्यूड है 2। तो यानी इस व्यक्ति को अगर p पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम बोल देंगे कि बाबू तुम 2 आई कैप जे कैप +2 के कैप तक जाओ। इसका मतलब कि तुम x एक्सिस में जाओ तुम 2 यूनिट, फिर y में 1 यूनिट घूमना, क्योंकि x और y आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से राइट मोड़ लेना। हमेशा तुमको अगर x y में जाना है तो राइट मोड़ना है, लेफ्ट नहीं। लेफ्ट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाओगे, तो राइट मोड़ जाना 2 यूनिट जाने के बाद। फिर y में चलना तुम एक यूनिट, फिर z यानी ऊपर की तरफ तुमको जाना होगा 2 यूनिट, तो आप P पॉइंट तक पहुँच जाओगे। अब ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन। अब इसको हम लोग बोलेंगे कि सर आप P वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z², यानी जो हमारा ये x है, y है, z है, उसका आप स्क्वायर कर दें। अब बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से है? NCERT आपको डायरेक्ट बोल देगा, यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन मार्क और लिख देगा y क्वेश्चन मार्क। यानी इस पे आप सोचिए, NCERT आपको ये कहना चाह रहा है। चलिए मान लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए, इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा फिगर हमारा हौच-पौच हो जाएगा, लेकिन आप समझिए। मेरे पास लाल पेन तो नहीं है, लेकिन चलिए ब्लू से काम चलाते हैं या ब्लैक से। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इसको मिला दूँ तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये एक ट्रायंगल बनेगा? और ये ट्रायंगल बनेगा तो फिर यहाँ पे एक
ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या देगा, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, पहले वाले ट्रायंगल का यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर थी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, जहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतना तो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये लगता है। तो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया 2 दिया हुआ है और बेस कितना दिया 1, तो यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा, इसको जनरल नोटेशन भी चलिए लिखा देते हैं, ये जनरल नोटेशन होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों होगा, देखिए मान लीजिए कि ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या था, एक्स था ना, ये एक्स था ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, वाई था। तो एक्स और वाई, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, एच रूट हटेगा तो ये अंडर रूट जाएगा, तो वही अंडर रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला यहाँ पे राइट एंगल, क्योंकि जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में लाइन है ना। तो एक्स वाई प्लेन में जो लाइन है, उस प्लेन से अगर जेड की तरफ जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा नहीं बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल नंबर 1 का नाम ले देते हैं O, यहाँ पे दे देते हैं A, यहाँ पे दे देते हैं B और यहाँ पे दे देते हैं P, तो है ही। तो ट्रायंगल 1 का नाम है ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल 2 का नाम है ट्रायंगल OBP। ध्यान से देखिए, ध्यान से। ट्रायंगल A क्या है, OAB है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। और ट्रायंगल हमारा 2 क्या है, ट्रायंगल 2 है हमारा ये वाला OBP, ये वाला ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल में अगर फर्स्ट ट्रायंगल अगर लिया जाए, तो फर्स्ट ट्रायंगल में हमारा जो, अगर हम ऐसे ले लें कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, यानी ये जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। यानी अगर हमको OB निकालना हो तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, अंडर रूट में आ गया। अब OA हमारा क्या है, x है, यानी OB, सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा, OB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी OB हमको क्या मिला, ये जो हमारा OB है, ये जो हमारा OB है वो हमें क्या मिला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। ठीक है, अब सेकेंड वाले इक्वेशन पहुँचते हैं। तो सेकेंड वाला ट्रायंगल क्या कह रहा है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OBP भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मुझे ज़रा आप लोग बताएं कि इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, PB है, और हमारा बेस क्या है, देखिए परपेंडिकुलर PB है और बेस हमारा क्या है, OB है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू PB कितना है बताइए, PB हमारा क्या है, ये Z है ना, देखिए ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो Z है, तो PB हमारा Z स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, OB हमने अभी निकाला है, OB का स्क्वायर, यानी OB का स्क्वायर हमारा क्या है, अगर OB का स्क्वायर करें तो हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ से लिख लीजिए, ओ बी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो ओ बी स्क्वायर जगह पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी हमारा जो मैग्नीट्यूड आया है, ये जो मैग्नीट्यूड आया है ये वाला, ये हमारा हमेशा यही आएगा। जो भी आपको वेक्टर दिया जाएगा उसको अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है और उस वेक्टर का फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दीजिएगा, और ए क्या होगा, ये वाला ए होगा, ये वाला बी होगा, ये हमारा सी होगा। ठीक है, तो इतना के बाद अगर पूछ दे, चलिए यहाँ पे ही पूछ दे कि पी कैप बताइए जी, पी कैप बताइए, पी कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, यानी पी वेक्टर हमारा क्या है, पी वेक्टर इस दिशा में है, इस दिशा का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर हमको मालूम है, आपको पढ़ाए थे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में ए का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और ए का डायरेक्शन भी आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कर देंगे। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। अगर आपको पी कैप चाहिए, क्या चाहिए, पी कैप चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, पी का वेक्टर बाई पी का मैग्नीट्यूड, यानी आप क्या लिख दीजिएगा, पी वेक्टर लिख दीजिएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको पी कैप मिल जाएगा। तो यानी पी कैप का भी आपको फॉर्मूला, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है इस फॉर्म में तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वो आएगा पी वेक्टर बाई पी का मैग्नीट्यूड। चलिए, इतनी बातें हो जाने के बाद अब ज़रा बातों को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो बोर होता ही है, थोड़ा सा बोर करता है पढ़ाई, लेकिन हमें पढ़ना ही है। चलिए, अब देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी हो गया, अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू देख लें वेक्टर का मतलब। तो वेक्टर अगर आपको दिखाना है तो ऐसे आप करके एक वेक्टर दिखा दीजिए, ए वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर में देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड दे देगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है वी, बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। यानी अगर हम देखिए, इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई दो वेक्टर है आपस में जुड़ेगा, तो इस ए वेक्टर को हम ऐसे ऐसे बना दें, ऐसे देखिए, ए का मैग्नीट्यूड भी उतना है, देखिए ए का मैग्नीट्यूड उतना ही, और डायरेक्शन भी हमने चेंज नहीं किया, जिस डायरेक्शन में इसका है वही डायरेक्शन इसका भी है। यानी इन दो वेक्टर हमको ऐसे दिखाते हैं। अब मान लीजिए दो वेक्टर अगर जुड़ेगा और सेम डायरेक्शन में है, मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए ए है हमारा 2 सेंटीमीटर और बी है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो अगर ए प्लस बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा 6 सेंटीमीटर। यानी आप यहाँ से यहाँ तक खींच दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो देखिए ये भी दोनों का तो डायरेक्शन सेम होगा, यानी अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपल एडिशन चलेगा। लेकिन अगर वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, देखिए यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन ये अलग है, ये अलग है, तो क्या अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालें तो ये सिंपल ए प्लस बी होगा, नहीं। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन अलाउड नहीं है, सिंपल एडिशन ही नहीं, सिंपल सब्ट्रैक्शन भी अलाउड नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन भी अलाउड नहीं है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी अलाउड नहीं है। तो यानी तीनों चीज़ वेक्टर में अलाउड नहीं है। हम लोग तीनों वेक्टर का अलग से पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखिए, समझिए, अब देखिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहली बात समझिए, फॉर्मूला। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं, कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का क्योंकि काफ़ी लंबा चला गया है। इफ़ A vector and B vector are the position vector
ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी, देन ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो समझाते हैं, चिंता ना करें। मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि ये ए पॉइंट को दिखा रहा है, ये ए पॉइंट को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट पी बी है, बी पॉइंट को दिखा रहा है, ये बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर, इसको कहेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर निकालना होगा, ए बी वेक्टर अगर निकालना होगा तो आपको हमेशा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना होगा। ये आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है। क्यों करना होगा तो समझिए, इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें देखिए ये जो है ना, देखिए ये इसका टेल होता है वेक्टर का, इसको कहते हैं टेल। यहाँ पे हम आपको शायद नहीं बताए थे, इसको कहते हैं टेल। टेल मतलब पूंछ, टेल ऑफ अ वेक्टर। और इसको कहते हैं हेड, यानी ये हेड है और ये टेल है। तो आपका यहाँ पे देखिए टेल, यहाँ पे इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के हेड से मिला है, ठीक है। सॉरी थोड़ा अच्छा सा व्यू नहीं आ रहा है। देखिए इसका टेल इसके हेड, इसका टेल इसके हेड से मिला, और इसका देखिए इस वेक्टर का हेड ये है। चलिए मैं ऐसे दिखा दूँ, ये हेड है, ये भी हेड है, ऐसे करके दिखा दूँ थोड़ा सा। तो ये इसका हेड है और इसका टेल है, यानी ये सीरीज में जा रहा है। लेकिन ये वेक्टर का देखिए टेल से टेल मिल गया, हेड से हेड मिल गया, यानी ये जो वेक्टर होगा बी वेक्टर को हम लोग हमेशा कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे समझेंगे कि जिसका टेल से टेल मिल गया और हेड से हेड मिल गया वही हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, हमेशा ये याद रखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, ए वेक्टर प्लस मान लीजिए ए बी वेक्टर है, ठीक। यहाँ पे ए और ए बी यही दोनों का सम है ना, तो आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। हमको क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए प्लस में इधर तो उधर आके क्या होगा माइनस, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, ठीक। ये बात आपको फिलहाल याद रखनी है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दो चीज़ और बताए थे, उसको फाइनल कंक्लूड करते हैं। तो दूसरा बात बताए थे कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर है हमारा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप अगर है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा बात हम आपको इसी में पढ़ाए हैं कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए मान लीजिए कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे तो ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, यानी हमारा हो जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है, और ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज जो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हम वीडियो यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।